विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आप विज्ञान विषय से संबंधित जानकारियां देखते हैं। कक्षा 6वीं से 10वीं तक प्रश्नों के उत्तर विज्ञान विषय से सभी अध्यायों के यहां पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का जो अध्याय 7 है, जीव जनन कैसे करती हैं। इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। यह प्रश्न आपको जो अध्याय के अंदर प्रश्न होते हैं, अध्याय के अंदर से प्रश्न बनाए जाते हैं, तो अध्याय के अंदर से बनाए हुए प्रश्न और अभ्यास में दिए गए प्रश्न, सभी प्रश्न लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो वीडियो के इस भाग में हम देखेंगे दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न, और इसी के अगले भाग में हम देखेंगे जो अध्याय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, रिक्त स्थान, और लघुत्तरीय प्रश्नों में एक शब्द में उत्तर, सत असत जोड़ियाँ, उन्हें भी हम अगले भाग में देखेंगे। तो इस अध्याय को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। तो पहले भाग में हम देखेंगे अध्याय से संबंधित लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। यह परीक्षा में प्रश्न आपको बड़ी ही सहायता करेंगे, क्योंकि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वह अध्याय के अंदर से ही पूछे जाते हैं। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं, तो सभी प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो हम देखते हैं अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं, इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है, जनन को परिभाषित कीजिए, या जनन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, जीव द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। प्रश्न दूसरा है, जनन क्यों आवश्यक है। अब यहाँ आप एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखें, कौन सा प्रश्न किस वर्ष पूछा गया है परीक्षा में, उस वर्ष को भी आप यहाँ पर देखें। जैसे जनन क्यों आवश्यक है, प्रश्न 2020 में, 2021 में और 2022 में पूछा गया है। तो आप भी प्रत्येक प्रश्न के साथ देखते जाएँ कि किस वर्ष कौन सा प्रश्न पूछा गया है, कौन सा प्रश्न अति महत्वपूर्ण होगा या इम्पोर्टेंट होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं, जीवों को अपनी जाति के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए, जिससे जीवन की निरंतरता बनी रहे, जनन आवश्यक होता है। नए जीव उत्पन्न करने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। प्रश्न तीसरा है, जनन के लाभ लिखिए। इसका उत्तर होगा, जनन के लाभ निम्नलिखित हैं। जीव अपनी जाति के स्थायित्व को प्रदान करता है। इसके द्वारा जीव अपने समान जीव उत्पन्न कर सकता है। जनन के द्वारा जीव की जनसंख्या बढ़ती है और वातावरण के प्रति अनुकूलता का पीढ़ी दर पीढ़ी वहन जनन द्वारा ही होता है। तो यह जनन के लाभ हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन कैसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन हम देखेंगे यहाँ पर, जीवों में जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता बल्कि जनन अलैंगिक भागों के द्वारा होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। प्रश्न पाँचवा है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने से होने वाला जनन, इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। प्रश्न छठवा है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। इसका उत्तर होगा, कायिक प्रवर्धन जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों से नवीन पौधे प्राप्त करता है या पौधे पैदा करता है, तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं। प्रश्न सातवां है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। उत्तर होगा, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। जो पौधे बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, वे पौधे भी इस विधि द्वारा उगाए जा सकते हैं। उदाहरण भी दिए गए, जैसे गन्ना, गुलाब और अंगूर, ये कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न आठवां, एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर होगा, वह पुष्प जिसमें केवल एक ही जननांग अर्थात नर जननांग, पुंकेसर पुमंग या मादा जननांग स्त्री केसर या जायंग होता है, एक लिंगी पुष्प कहलाता है। प्रश्न नौवां है, द्विलिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं, या उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा, जब पुष्प में नर व मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं तो उन्हें द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। इसका उदाहरण है गुड़हल और सरसों, इनमें द्विलिंगी पुष्प होते हैं। प्रश्न 10वां है, परागण क्या है। तो उत्तर होगा, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया परागण कहलाती है। प्रश्न 11वां है, स्वपरागण क्या होता है। इसका उत्तर होगा, स्वपरागण एक ही पौधे में होने वाली परागण की क्रिया स्वपरागण कहलाती है, अथवा जब एक ही पौधे के पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं तो इस परागण को स्वपरागण कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12वां, पर परागण किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा, दो पौधों के बीच होने वाली परागण की क्रिया पर परागण कहलाती है, अथवा एक ही पौधे के पुष्प के परागकणों का अपने समान जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र में पहुँचना पर परागण कहलाता है। प्रश्न 13वां है, निषेचन किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। अगला प्रश्न, मुकुलन क्या है।
या कलिकायन क्या है? उत्तर होगा कुछ जीवों में उनके शरीर पर कुछ उभार उत्पन्न हो जाते हैं जो परिपक्व होने पर जीव से अलग होकर नए जीव को जन्म देते हैं। जनन की यह प्रक्रिया मुकुलन या कलिकायन कहलाती है। दूसरे प्रकार से हम समझ सकते हैं, इसमें जीव के शरीर पर मुकुल का निर्माण होता है जिससे नए जीव का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है हाइड्रा। प्रश्न 15वां है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन से क्या समझते हो? तो उत्तर होगा शरीर के नवनिर्माण की वह शक्ति जिसमें शरीर के टूट जाने पर प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीव बनाता है पुनरुद्भवन कहलाता है। अथवा इसमें जीव का शरीर कई भागों में टूट जाता है, प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करता है। जैसे इसका उदाहरण दिया गया है, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन होता है। प्रश्न 16वां है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण माँ के उदर से होता है। इसके लिए विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों की आपूर्ति माँ के रक्त से करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, ऊतक संवर्धन तकनीक की परिभाषा लिखिए। उत्तर होगा ऊतक संवर्धन तकनीक है, ऊतक संवर्धन तकनीक द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऋतुस्राव रजुधर्म किसे कहते हैं? इसकी अवधि लगभग कितने दिनों की होती है? तो उत्तर होगा रजुधर्म अंड की भित्ति का धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के निष्कासन होना ऋतुस्राव या रजुधर्म कहलाता है। ऋतुस्राव की अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। प्रश्न 19वां है, द्विखंडन या द्विविखंडन क्या है? तो इसका उत्तर होगा एक कोष के जीवों में कोष का विभाजन द्वारा 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को द्विखंडन या द्विविखंडन कहते हैं। प्रश्न 20वां है, बहुखंडन या बहुविखंडन क्या है? तो इसका उत्तर भी हम यहाँ पर देखें, कुछ एक कोष के जीवों में एक कोष का अनेक संतति कोशिकाओं में एक साथ विभाजित हो जाती है तथा अनेक नए जीवों को उत्पन्न करती है। यह प्रक्रिया बहुखंडन या बहुविखंडन कहलाती है। प्रश्न 21वां है, द्विखंडन या बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर है द्विखंडन में एक कोष का प्राय 2 समान भागों में विभक्त होकर 2 जीवों को एक साथ जन्म देती है, जबकि बहुविखंडन में एक कोष का अनेक संतति कोशिकाओं में एक साथ विखंडित होकर अनेक जीवों को एक साथ जन्म देती है। प्रश्न 22वां है, अमीबा में द्विखंडन की विभिन्न अवस्थाओं का चित्र बनाइए। तो यहाँ देख रहे हैं आप, अमीबा 2 भागों में किस प्रकार विभाजित होता है वह प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। आप भी इस चित्र के माध्यम से इसे समझ सकते हैं, अमीबा में द्विखंडन। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में लैंगिक जनन की मुकुलन प्रक्रिया को 3 चरणों के सही क्रम में दर्शाने वाला आरेख खींचिए। तो यहाँ हम चित्र के माध्यम से देख रहे हैं हाइड्रा में लैंगिक जनन की मुकुलन प्रक्रिया को। हाइड्रा में एक मुकुल बनना प्रारंभ होता है, मुकुल का आकार बढ़ता है और जो मुकुल पूर्ण परिपक्व होकर हाइड्रा से अलग हो जाता है, एक नए हाइड्रा का यहाँ पर जन्म हो जाता है। यहाँ हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया दी गई है। प्रश्न 24वां है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ बनाओं के चित्र बनाइए। तो इस चित्र को भी आप देखें, तो बनाए कौन कौन से अंग हैं। पुष्प में परागकोश है, पुतंतु है, दल है, बाह्य दल है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वर्तिका, वर्तिका, स्त्री केसर, अंडाशय, पुष्पासन, पुष्पग्रंथ। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट यहाँ पर दी गई है, कहाँ पर कौन से अंग हैं यह आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस चित्र को बनाएं और अंगों के नाम लिखें। प्रश्न 25वां है, लैंगिक जनन या लैंगिक जनन में अंतर लिखिए। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में यहाँ पर अंतर लिखना है। अंतर के बिंदु हैं जनक, युग्मक, युग्मनज, अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन। तो अलैंगिक जनन में जनक, इसमें प्राय 1 जनक भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं। युग्मक अलैंगिक जनन, इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक उत्पन्न होते हैं। युग्मनज के आधार पर इसमें युग्मनज नहीं बनते हैं, जबकि लैंगिक जनन में युग्मनज बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के आधार पर अलैंगिक जनन, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। निषेचन के आधार पर इसमें निषेचन नहीं होता है, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में निषेचन होता है। इसकी जो ट्रिक्स है याद करने की, जनक युग में अर्ध विभाजन निषेध था, जा से जनक, यू से युग्मक और युग्मनज, अर्ध से अर्धसूत्री विभाजन और निषेध से निषेचन। इसे हम इस ट्रिक्स के द्वारा याद कर सकते हैं। प्रश्न 26वां, स्वपरागण पर परागण में अंतर लिखिए। स्वपरागण और पर परागण में यहाँ पर अंतर दिया गया है। अंतर के बिंदु हैं लिंग, परिपक्व, आकर्षण और माध्यम। तो स्वपरागण
पुष्प का द्विलिंगी होना अनिवार्य है, जबकि पर परागण में पुष्प द्विलिंगी या एक लिंगी हो सकते हैं। परिपक्व के आधार पर नर मादा भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है, जबकि पर परागण में प्रायः नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। आकर्षणहीन, गंधहीन, मकरंदहीन होते हैं स्वपरागण में, कि पर परागण में इसमें पुष्प प्राय आकर्षक, सुगंधित एवं मकरंद युक्त होते हैं। माध्यम के आधार पर अंतर देखें तो इसके लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि पर परागण के लिए इसके लिए वायु, जल, कीट या जंतुओं की आवश्यकता होती है। इसकी ट्रिक्स भी यहाँ पर दी गई। इस ट्रिक्स के आधार पर यह अंतर आप याद कर सकते हैं। प्रश्न 27वां है, परागण व निषेचन में अंतर लिखिए। अंतर बिंदु यहाँ पर परिभाषा, निषेचन या परागण और क्रिया। तो परागण की परिभाषा है पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचना, और निषेचन की परिभाषा है नर व मादा युग्मकों का मिलना निषेचन है। निषेचन या परागण यह क्रिया निषेचन से पहले होती है और यहाँ यह क्रिया परागण के बाद होती है। क्रिया परागण एक बाह्य क्रिया है, जबकि निषेचन यह एक आंतरिक क्रिया है। अध्याय का अगला प्रश्न है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? तो इसका उत्तर होगा मानव में वृषण के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है, मानव वृषण में नर जनन कोशिका या शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरा है, मानव वृषण में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है। और तीसरा है, लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। प्रश्न 29वां है, गर्भ निरोधक 2 युक्तियों के नाम लिखिए। उत्तर है, गर्भ निरोधक की युक्तियाँ निम्नलिखित हैं। निरोध या कंडोम का उपयोग, गर्भ निरोधक गोलियाँ और कापरडी। प्रश्न 30वां है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र दिया गया है। इसमें अंगों के नाम दिए गए, अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि। तो यहाँ मानव का मादा जनन तंत्र दिया गया है। प्रश्न 31वां है, मादा जनन तंत्र के निम्नलिखित भागों के कार्यों का उल्लेख कीजिए। अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और योनि। अंडाशय का कार्य है वह स्थान जहाँ अंडों का निर्माण होता है। गर्भाशय का कार्य वह स्थान जहाँ अंडों की स्थापना होती है। फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका वह स्थान जहाँ अंडों की निषेचन क्रिया होती है। और योनि इस मार्ग से ही शुक्राणु प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। तो उत्तर होगा, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच संबंध स्थापित करने वाले ऊतकों को प्लेसेंटा कहते हैं, अथवा गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य बनने वाली नलीनुमा संरचना प्लेसेंटा कहलाती है। प्लेसेंटा के कार्य, पहला कार्य है मादा के शरीर से प्लेसेंटा के द्वारा ही रक्त एवं भोज्य पदार्थ गर्भस्थ शिशु को पहुँचाया जाता है। दूसरा कार्य है गर्भस्थ शिशु द्वारा विसर्जित मल इत्यादि उत्सर्जी पदार्थ प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय से बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, कायिक जनन किसे कहते हैं? उत्तर होगा, कई पौधों में जड़, तना व पत्ती से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, कायिक जनन कहलाता है। उदाहरण है इसका ब्रायोफिल्म। प्रश्न 34वां है, विखंडन किसे कहते हैं? तो विखंडन की परिभाषा है, इसमें एक कोश के जीव विखंडित होकर नए जीव का निर्माण करता है, और इसका उदाहरण है अमीबा। प्रश्न अगला है, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? इसका उत्तर है, अनचाहे गर्भधारण की संभावना को रोकना, बच्चों के बीच अंतर के लिए। तीसरा है, लैंगिक संचरण द्वारा HIV या एड्स, गोनोरिया आदि रोगों से बचाव। और चौथा है, बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण। और पांचवा है, परिवार नियोजन। प्रश्न 36वां है, ब्रायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है, समझाइए। उत्तर होगा, ब्रायोफिल्म में कलिकायन विधि द्वारा प्रजनन होता है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों में कलिकायन होता है। इसकी पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएँ बनती हैं, जो कि कुछ समय पश्चात विकसित होकर जड़ सहित संपूर्ण छोटे छोटे पौधों का निर्माण करती है। यह ब्रायोफिल्म की पत्ती का चित्र दिया गया है। कलिकाओं के साथ ब्रायोफिल्म की पत्ती, इस प्रकार से इसमें कलिकाएँ बनती हैं और नए पौधे का निर्माण होता है। प्रश्न 37वां है, प्लेनेरिया पुनरुद्भवन की प्रक्रिया की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है, इसमें जीव का शरीर कई भागों में टूट जाता है, प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करता है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहलाता है। प्लेनेरिया में किस प्रकार से पुनरुद्भवन होता है, यहाँ आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। जैसे प्लेनेरिया कई भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग से नए प्लेनेरिया का जन्म हो जाता है। तो यह क्रिया है प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की। तो इस प्रकार से हमने देखे जीव जनन क्यों करते हैं। जो अध्याय 7 है कक्षा 10 का विज्ञान विषय का, उसके लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमने देखे। अब हम अगले भाग में देखेंगे इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान और सत्य असत्य एक शब्द में उत्तर, जो छोटे प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम अगले भाग में देखेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगला भाग यहाँ पब्लिश किया जाता है तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।